नमस्कार दोस्तों, मैं सैम नकवी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पे। आज इलाहाबाद में योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं और इत्तेफाक की बात है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो रथ यात्रा की शुरुआत की है वो करबा चकिया से की है। और जिस जगह पे वो उपस्थित हैं हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पर अतीक अहमद का कार्यालय है। शायद योगी आदित्यनाथ ये बताना चाहते हैं कि हम वो सरकार है जो माफिया राज को ख़त्म कर देंगे, और इसी का बिगुल बजाते हुए उन्होंने शायद यहाँ से अपना रोड शो की जो है शुरुआत की है। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की मिली जुली आबादी है, और अभी अभी इनका जो काफ़िला है वो डफरिन की तरफ आगे बढ़ा है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के, उनसे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में लैंड एंड ऑर्डर पर उन्होंने काम किया है और किसी भी तरह से माफिया पर लगाम कसा है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। हाँ सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्री राम द्विवेदी। सर, ये जो काफ़िला है आज यहाँ पर जो चकिया से इन्होंने शुरुआत की है, इसकी क्या वजह आपको लगता है? भय मुक्त उत्तर प्रदेश, सुशासन, न्याय व्यवस्था, इस पर पूरा देश फक्र कर रहा है, उत्तर प्रदेश फक्र कर रहा है। फिर से योगी मोदी को मांग रहा है और फिर से योगी मोदी प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो है आपकी जो 17 वाली हवा नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर ऐसी कहा जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अभी ऋचा सिंह का काफिला गया, उसमें 5 से 7 गाड़ियाँ थी सिर्फ जो है, और ना कोई समर्थक ना कुछ, वो ज़बरदस्ती भीड़ में घुस गई। तो वो ज़बरदस्ती एक एजेंडा बनाना चाहती हैं, बदनाम करना चाहती हैं। अभी कोई हादसा हो जाता तो वो पूरा न्याय व्यवस्था पे सवाल उठता। तो ये विरोधियों की चाल है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। योगी मोदी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस जो इन्होंने कर दिया बस वही हम भी करें। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे ये पूछना था कि क्या योगी और मोदी जी में एक जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो कहीं ना कहीं कुछ लूज़ हुई है? कोई नहीं, सब अफवाहें हैं। और मोदी जी ने योगी जी के हाथ पे जो है रख के समर्थन जताया है और उनको आशीर्वाद दिया है कि 2027 में वो फिर यूपी का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। 2022 के साथ 2027 के लिए भी आशीर्वाद दे दिया है। अच्छा, जैसे एक मतलब मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट देखता हूँ कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सपा की तरफ भी झुकाव उनका है, तो 17 वाली लहर इस चुनाव में दिखने को नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरोज़गारी, किसान के मुद्दे और जो क्या नाम है महंगाई है, वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है बीजेपी को यूपी में? जिस तरह कोरोना काल में योगी जी ने लोगों को घर घर अन्न बांटा है, घर घर जाके 24 घंटे में 22 घंटे उन्होंने काम किया है, लोग घर बैठ के वो चीज़ जान रहे हैं। और लहर अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दी होगी कि लहर नहीं, ललकार है। अब की बार फिर मोदी सरकार है। तो सर, जो बेरोज़गार हैं उनको अनाज घर में पहुंचना चाहिए या उनके घर में रोज़गार पहुंचना चाहिए? इस कोरोना काल में पहली प्राथमिकता लोग भूखे ना मरे ये थी। उसके बाद बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, उस पर भी योगी सरकार काम कर रही है और रोड बना रही है, सारे संसाधन पर मुहैया करा रही है, चीज़ें यूपी में आ रही हैं। और 2027 तक हम इस चीज़ को जो है इस मुद्दे को ख़त्म कर देंगे बेरोजगारी के। सर, ये जो 4 किसानों का मुद्दा था, जो 4 किसानों को कुचल दिया गया था, उसमें क्या आपको लगता है सरकार ने किसानों के पक्ष को मजबूती से न्यायपालिका में रखा है? किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन था। नहीं, जो 4 किसानों को आशीष टेनी ने अपनी थार गाड़ी से कुचल दिया था, तो उनके जो साक्ष्य थे न्यायपालिका में, क्या बीजेपी सरकार ने सही से अपने पक्ष को नहीं रखा न्यायपालिका में? मुद्दा न्यायालय में है। माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को देख रहा है। इस बारे में हम लोग को जो भी सरकार जो भी न्यायालय का जो है आदेश होगा, जो उनका वो होगा, वो हमें मान्य होगा। अच्छा, तो रोज़गार के लिए योगी सरकार के लिए जो एक चैलेंज था, आपको लगता है कि वो रोज़गार देने में जो है ये सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गई है? क्या राजस्थान, पंजाब में सभी को नौकरी मिल गई है? क्या जो है मुंबई में सबको, महाराष्ट्र में नौकरी मिल गई है? ये एक योगी मोदी को बदनाम करने का एक वो है। और योगी मोदी जैसा नेतृत्व जो इन दोनों का, जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग का एक जोड़ी है, ये उसी तरह काम कर रही है। तो ये जो है विपक्ष की चाल है, सिर्फ उनको बेरोजगारी के नाम पे बदनाम करने की। क्या पहले जो विपक्ष जो इसको बदनाम कर रहा है, अपने प्रदेश में जाके देखे, क्या वो वहाँ आत्महत्याएँ नहीं हो रही, वहाँ किसान नहीं परेशान है, वहाँ बेरोजगारी नहीं है? तो ये मुद्दे तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे, हमेशा खत्म नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिस हद तक खत्म कर सकते हैं उस पर प्रयास किया जा रहा है। कितनी सीट आपको उम्मीद लग रही है कि इस बार सरकार जो निकाल लेगी? हमारे माननीय JP नड्डा जी ने बोला है कि 350 पार, अब की बार फिर 350 पार।
अच्छा सर, अभी जो है हमको जो दिख रहा है ग्राउंड पे वो सपा और बीजेपी दिख रही है। अन्य जो दल है जैसे कांग्रेस हो गई, जैसे बसपा हो गई, आप हो गई, इनकी क्या स्थिति आपको दिखती है? मुझे तो सपा भी नहीं दिख रही है, सपा भी सफा ही दिख रही है। तो अन्य दलों के साथ सपा भी सफा ही है। अच्छा, कांग्रेस की जो प्रियंका जी हैं वो जिस हिसाब से नारियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से सशक्तिकरण की बात कर रही हैं नारियों की, तो क्या उससे लगता है कि 2024 में वो मोदी जी के लिए एक विकल्प बन के आएंगी? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, जिस पोस्टर में वो किया वो सारे भाजपा में आ गए हैं। कुछ दिन बाद प्रियंका गांधी जी भी हार मान के भाजपा में ही आ जाएंगी। हाँ मैडम, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या रैली के लिए आप आई हैं या योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आई हैं या उनके रथ को देखने आई हैं? नहीं, मैं किसी को देखने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सबका विकास सबका साथ हो। वो ये करें कि हमें दाल, चीनी, सब्जी, पेट्रोल से मतलब नहीं है। वो देश को विकास करें, चाहे जो भी सरकार हो। पहली चीज़ तो देश को वो नशा मुक्त करें, कोई भी सरकार हो। क्योंकि जो महिलाएं हैं इतनी परेशान हैं नशा से, इतनी परेशान हैं। जो भी जेंट्स हैं वो कमा रहे हैं 100, 200, 400, 500, वो 200, 500 का नशा कर ले रहे हैं। इससे उनकी गरीबी कभी नहीं दूर होगी। सबसे पहले हमारे देश को नशा मुक्त करें। अच्छा मैम, ये जो अभी कोरोना में जो प्रॉब्लम हुई है, क्या वो नारी को ज़्यादा मतलब मुसीबत झेलनी पड़ी इस कोरोना काल में? हाँ जी, हाँ झेलनी पड़ी है। वो नारी, जेंट्स, लेडीज दोनों को झेलनी पड़ी है। जो अच्छे सभी को झेलनी पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ नारी या जेंट्स को, दोनों को प्रॉब्लम पड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि जो कोरोना में जो प्रबंध करने चाहिए सरकार को, वो कहीं ना कहीं उसमें नाकाम हुई है? नाकाम तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। नाकाम नहीं हुए, लेकिन मिस्टेक कहीं ना कहीं हुआ है। मतलब इससे बेहतर हो सकता था, जी, बेहतर हो सकता। लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। पांडे जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर योगी जी को देखने आए थे या उनकी रैली में भाग लेने आए थे, या आपको लगता है कि मतलब जो बीजेपी है वो विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पीछे हो गई है और इसलिए वो राम मंदिर और राम जी की बात ज़्यादा कर रही है? तो कहीं ना कहीं 17 और ये 22 में कुछ आपको फ़र्क दिखता है या वही लहर है? बहुत फ़र्क दिखता है। जैसे कि राम मंदिर बन गया, ये बाबा भोलेनाथ का कॉरिडोर बन गया, रोडें देख रहे हैं आप, और महिलाओं की सुरक्षा हो गई। आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई समस्या जिसका समाधान हुआ हो, उस पर आप बात। समाधान तो सभी हो रहा है, जिसका नहीं सभी को हो रहा है। किसी जैसे आपको रोज़गार? ने रोज़गार तो भाई अब जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। 1 लाख जो पढ़े लिखे हैं, जिसमें टैलेंट होगा और रोजगार पाएगा। जिसमें टैलेंट ही नहीं, जो काम ही नहीं करना चाहेगा, तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो कहने का ये सबको नौकरी मिले। सर कहने का भी होता मतलब है सर ना। कहने का मतलब है कि अब हिंदुस्तान में नौकरी के जो लिए टैलेंट होना चाहिए वो नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं? देखिए, जो टैलेंट है वो पाते हैं, जिनमें टैलेंट नहीं वो कैसे पाएंगे? वो चिल्ला रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। सर 7 लाख जो रिक्त स्थान है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में, क्या हिंदुस्तान के यूपी में जो लड़के हैं, युवक हैं, क्या 7 लाख डिजर्विंग नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, क्यों नहीं है, क्यों? क्यों रिक्त है? भाई अब जो पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, जो मेहनत- मतलब 7 लाख जो नौकरियां हैं, क्या यूपी में 7 लाख युवक आपके हिसाब से डिजर्व नहीं है? ऐसा तो नहीं, नौकरी पाएंगे जो इसका मतलब है कि वो रिक्त स्थान की जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो कहीं ना कहीं अन्याय है लड़कों से। अन्याय तो है। वैकेंसी निकल नहीं रही है कोई। अभी वैकेंसी निकलेगी तो लोग पाएंगे, जिनमें पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, पास हो। सर ये जो महंगाई है, महंगाई वो क्या मतलब आप लोग को ऊपर असर नहीं पड़ रहा है इसका? भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, महंगाई तो सब में आती है, थोड़ी बहुत तो होती है। थोड़ी बहुत का मतलब कितना? जैसे 100 रुपए का जो तेल है वो 200 पार चला है, वो थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत तो रही, लेकिन फिर भी है। तो महंगाई तो सभी सरकारों में होती है, ये कोई जरूरी नहीं इसी सरकार में महंगाई हो। क्या बात है कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी आप लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं? मतलब कोई कारण ऐसा बताइए ठोस, जिसको मतलब जनता सुने तो लगे कि हाँ लॉजिकली ये सही है। मतलब महंगाई डबल हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और किसानों को का आंदोलन कुचला गया। ये तो बेरोजगारी तो महंगाई तो सभी सरकारों में रहता है सर जी, ऐसा बात नहीं है किसी इसी सरकार में हो। सभी कांग्रेस, जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो उस जमाने में भ्रष्टाचार, महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन आज वो मुद्दा नहीं बन पाता। इसकी कोई एक वजह? समय के अनुसार महंगाई बढ़ी है। समय पहले लोग पॉपुलेशन कम थी, लोग खपत कम थी, महंगाई कम थी। अब पॉपुलेशन भी बढ़ तो रही है, उसी हिसाब से पॉपुलेशन तो मतलब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़नी चाहिए। आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। इसकी कहाँ बढ़ी? अरे क्यों नहीं बढ़े? अब एक घर में पहले 1 गाड़ियाँ रहती थी, अब एक घर में 4-4 गाड़ी। लोग कहते पेट्रोल। आपके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं? पेट्रोल हमारे घर में 4 गाड़ियाँ हैं। पहले कितनी गाड़ी थी? 1 गाड़ी थी तब। फिर तो क्या मतलब जो कमाई हुआ, ये कोरोना काल में कैसी कमाई बढ़ गई आप? कमाई कहाँ? कोरोना काल में जो मेहनत किया वो पाया, जो नहीं मेहनत किया वो नहीं पाएगा। खत्म बात है। चलिए, तो बहुत कम लोग हैं जो इस कोरोना काल में मेहनत कर पाए हैं। उनमें ये भाई साहब भी
है, इनको आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने देखा है, कोरोना काल में लोगों की आय घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके बावजूद भी लोग किस तरह से मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये शायद वो भी नहीं पता। हो सकता हो कि एक धार्मिक जो भावना है वो उसको जग जाहिर नहीं कर पाते हो, जबकि ये गलत है। अगर आपको लगता है कि धार्मिक रूप से इनको समर्थन देना चाहिए तो आप बेबाकी से उस बात को रखिए, इसमें कोई बात गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि धर्म के अनुसार उन्होंने काम किया इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे, तो इस बात को कहने में लोग क्यों कतराते हैं? सर, क्या नाम है आपका? समीउद्दीन। सर, जिस तरह से रैली में इतनी भीड़ आपने देखी है बीजेपी की, और अभी यहाँ से आदित्य योगी नाथ जी जो है प्रस्थान कर गए डफरिन की तरफ, और जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार फिर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जो है बाजी मार रही है? देखिए, इस क्षेत्र में जो है आपके कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। हाँ, ये है कि हमारे क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, इसको मानते हैं, लेकिन टक्कर जो है बहुत टफ है, जो गर्भ में छिपा हुआ है, और इसको बड़े बड़े गेस लगाने वाले सही आकलन करके जवाब नहीं दे सकते। सब तो यही है। अच्छा सर, जैसे मतलब मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे कि मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्रुवीकरण होकर वो सपा को जा रहा है। उसी तरह मैं शहरी लोगों से जब बातचीत करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शहर के लोग हैं, जो सवर्ण समाज है, वो उसी तरह से उसका भी ध्रुवीकरण बीजेपी में हो रहा है। तो क्या हमारे देश में अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा है और आपकी दुनिया देख रहा है, वो उसके पास जो है कार्य देखता है, कौन पार्टी निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। बीजेपी ने विकास किया है, ये 100% सत्य है। बीजेपी ने लॉ ऑर्डर में योगी के समय में बहुत ही अच्छा काम किया, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन साथ साथ जो है महंगाई चरम सीमा पे, इतनी महंगाई कि जब सोचिए कि गरीब आदमी जिसको 1500-1400 रुपया जो है महीने में बेचारा किसी तरीके सरकारी पेंशन पा जाता है, या और पेंशन 60 साल के हो पा जाता है, उसका जीवन किस प्रकार से निभाता है। रात में नींद नहीं पड़ती कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस कष्ट को झेल रहे हैं। ये है बीजेपी से सबसे ज़्यादा शिकायत। बीजेपी से इसको सुधार ले तो बीजेपी से अच्छी पार्टी तो मेरे समझ में कोई नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार नाम है मेरा। कहाँ से हो? मैं अलीगढ़ से हूँ और बाबूजी कल्याण सिंह के वंशज हूँ, मतलब लोधी समाज से हूँ। मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ स्टेट TCS की। लोधी समाज आपकी किसके साथ है? लोधी समाज ब्रज क्षेत्र से बाबूजी कल्याण सिंह के साथ था, है, रहेगा। बाबूजी कल्याण सिंह के पुत्र माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी और उनके पुत्र संदीप सिंह संजू भैया जी, वो बीजेपी में हैं। उनके लिए हमारा मतदान रहता है। तो यार, तुम्हें कुछ लग रहा है कि मतलब बड़े छोटी उम्र है तुम्हारी, और पिछली बार वोट दिया था कि नहीं 17 में? हाँ दिया, मैंने 17 में वोट दिया था। हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र हो गई है 25 साल। तो जो 17 में तुमने दिया था, तो उस वक्त और इस वक्त में कुछ अंतर दिख रहा है तुम्हें? हाँ, जैसे मैंने प्रयागराज का थोड़ा सा माहौल डाउन देखा था। मैं इस रैली में स्पेशली अपने रूम से आया, तैयारी छोड़ के स्वामी जी के दर्शन किए मैंने, और ये देखा यहाँ पर जैसे जन लोगों ने समर्थन दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में आएगी। देखो यार, अभी तो तुमने लोधी समाज की बात की, अभी हम तुमसे एज ए युवक बात करते, पढ़ाई करते हो? जी जी जी। तो ये बताओ, स्टूडेंट क्या सोचते हैं? देखिए, स्टूडेंट की बात की जाए, मतलब थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम है। बाकी वैकेंसियों की बात की जाए, 90,000 प्लस पुलिस भरी है और 69,000 टीचिंग की भर्ती थी, वो निष्पक्ष हुई है। थोड़ा SI में हल्का सा डाउट है, वो कोर्ट में मामला गया हुआ है। बाकी अगर जो गरीब परिवार का बच्चा है, अगर गरीब परिवार का बच्चा आज वो नौकरी पा रहा है, सपा सरकार में ऐसा नहीं है। आज बच्चों के दिल से पूछो, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं ओनली। अच्छा, विपक्ष जो है वो हमेशा आरोप लगाता है कि योगी जी जब से आए हैं ये जो है सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद फैला रहे हैं। जैसे सपा में जो है अखिलेश यादव हमेशा, या मुलायम सिंह जो थे, वो हमेशा जो है यादव की देख के ही भर्ती करते थे। तो ठाकुर साहब भी ऐसे कुछ करते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है? मैं आपसे बोला, एक गरीब बच्चा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गरीब बच्चा अगर उस टाइम सन 2017-18 में पुलिस के लिए आया, कौशाम्बी से मैं यहाँ दूर का हूँ,
तो बेचारा अगर मेहनत से किया वो आज सिलेक्ट होके जॉइनिंग पे हैं। कई लोग हैं मेरे साथ के जो पुलिस में जाना चाहते थे, उनके पास नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज को देख के चल रहे हैं, चाहे राशन से लेके देख लीजिए, आप युवाओं को देख लीजिए। मान लीजिए अब चुनाव है, इस समय वैकेंसी आनी है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम निष्पक्ष यहाँ से मैं परीक्षा क्वालिफाई करके ऑफिसर बन के ही निकलूँगा प्रयागराज से। देखा जैसा कि आप देख रहे हैं आप कि ये युवक हैं और लोधी समाज से हैं और इनका ये कहना है कि हमें इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर योगी जी मेरा इस इंटरव्यू को देख रहे हो और पब्लिक ओपिनियन देख रहे हो तो सर आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे हैं, बड़ी उम्मीद और बड़ी आस आपसे लगाए हुए हैं। कृपया करके सर इनकी आस को, इनकी उम्मीद को टूटने मत दीजिए, क्योंकि ये ही कल का भविष्य है और इस भविष्य को संभालना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।